उत्तरकाशी में टनल के अंदर 40 मजदूर पिछले 100 घंटों से ज्यादा वक्त से जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। टनल के अंदर फंसे 40 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली से ऑगर मशीन को एयरलिफ्ट किया गया है। टनल के अंदर प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिशें भी की गई, हालांकि इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। ये मशीन 1 घंटे में 5 मीटर तक मलबे में घुस सकती है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 10-12 घंटों में रेस्क्यू टीम पाइप को उस जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो पाएगी जहां 40 मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुरंग में जिंदगी की जंग कब तक जारी रहेगी। पहले ये रिपोर्ट देखिए। मेहमानों से हम खास बातचीत करेंगे और आज बातचीत इस पर करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज केंद्रीय मंत्री वीके सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि अभी 1 से 2 दिन का समय और लग सकता है। 5 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको उल्टी और सिरदर्द की शिकायत हो रही है। संभवतः उनकी सेहत शायद पूरी तरह से ठीक ना भी हो। ऐसे में जितनी जल्दी हो सके उनको निकालना जरूरी है। लेकिन ये देरी क्यों और कब तक, इस पर बात मेहमानों के साथ भी। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। उत्तरकाशी में टनल के अंदर 40 मजदूर 100 घंटे से ज्यादा वक्त से सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। रेस्क्यू का आज 5वां दिन है। मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिशें जारी हैं। हालांकि दिल्ली से लाई गई हाई पावर ऑगर मशीनों ने नए सिरे से खुदाई का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद मजदूरों और उनके परिजनों की उम्मीदें जगी हैं। आपदा प्रबंधन के सचिव रंजीत सिन्हा ने कहा कि सब कुछ ठीक रहा तो कुछ घंटों में मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। ये हाई पावर मशीन NHDCIL के द्वारा लगाई गई है। भारत सरकार के द्वारा एयरक्राफ्ट से आई थी और भेजी गई थी और उसको इंस्टॉल करके काम शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम टनल बना के उसमें पाइप डाल देंगे और लोगों को निकालेंगे। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें रेस्क्यू टीम के सदस्य टनल में फंसे मजदूरों से बात करते नजर आ रहे हैं। बताइएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे थे? इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राहत टीम लगातार प्रयास कर रही है। वहीं उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन में समय लग सकता है। सभी लोग चूंकि सबसे लगातार संपर्क हो रहा है, खाना, ऑक्सीजन, पानी, सभी व्यवस्थाएं उनके लिए वहां पर की जा रही हैं और सभी संपर्क में हैं, सभी सुरक्षित हैं। मेरे विचार से अभी जिस चीज़ की ज़रूरत है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि एक तो संयम रखा जाए और एक विश्वास रखा जाए, भरोसा रखा जाए। समय लगेगा, हो सकता है 2 दिन में सफलता मिल जाए, हो सकता है फिर कुछ अड़चन आ जाए, पर जो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो किए जा रहे हैं। मजदूरों के परिवार वाले हादसे की जगह पर ही रुके हैं और उनकी वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता अंजलि सिंह ने सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार वालों से खास बातचीत की। सबसे पहले आपको मिलाते हैं बिहार के रहने वाले सुधांशु शाह से। इनके जो भाई हैं वो इस समय टनल के अंदर फंसे हुए हैं और आज 5 दिन होने को आए हैं। सुधांशु, आप कब पहुंचे यहाँ पर? मैं कल पहुंचा 3 बजे यहाँ पे। अच्छा, तो क्या आपको जानकारी दी गई अभी तक कि क्या चल रहा है टनल में रेस्क्यू को लेकर, और क्या बात हुई आपकी अपने भाई से? जी, भाई से तो बात हुई थी। जब मैं कल 3 बजे आया था तो समथिंग 4:30 बजे करीब में बात हुई थी भैया से मेरी। टनल के अंदर जाके टनल के अंदर जो पाइपलाइन है जिसके जरिए वो जो ऑक्सीजन और खाने वाने की सामग्री जो दी जा रही है, उसी से बात हुआ था उनसे। बस अब इंतजार कर रहे हैं। अब एक मशीन आने वाली थी और रात को आ गई है। अब देखें, अभी उसका इंस्टॉलेशन चल रहा था। अब उसके बाद अब चालू होता है तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। इधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन का निरीक्षण किया। रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जी मीडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि मजदूरों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। रेस्क्यू करने के लिए जो भी विकल्प ढूंढे थे उसके लिए से पहले एक मशीन लगाई गई, वो नहीं ठीक तरह से चल पाई आगे। दूसरी मशीन लाए हैं। ये दुनिया की सबसे बढ़िया मशीन है। इसी तरह की और जो चीज़ें चाहिए उनको हम लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे दिक्कत। बता दें कि नई मशीन के जरिए तेजी के साथ मलबा हटाया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्दी ही मलबा हटाने के साथ ही सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मेरे सहयोगी रामानुज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, ताजा हालात बताएंगे। रामानुज, क्या स्थिति है? अलग अलग बयान हम सुन रहे हैं। कोई कह रहा है 2 दिन में होगा, कोई कह रहा है ज्यादा वक्त लग सकता है, कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कुछ ही घंटों में भी हो जाएगा। हो क्या रहा है, कब तक हो पाएगा?
रामानुज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? क्योंकि हाँ बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। बोलिए बोलिए। दीपक, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ऑथेंटिक खबर जो है वो ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का जो प्लान था पहले का, उसमें चेंज करने के बाद में अब ड्रिल मशीन के जरिए उस मलबे में पाइप को बिछाने का काम किया जा रहा है ताकि उन मजदूरों तक आसानी से पहुंचा जा सके। तो वो जो पूरा पैच है वो 60 मीटर के आसपास में है और एक पाइप की जो लंबाई है वो 6 मीटर की है, उसकी जो चौड़ाई है वो 3 फीट की है। तो ऐसे में अगर उन मजदूरों तक पहुंचना है तो तकरीबन 10 पाइप को इंजेस्ट किया जाएगा उस पूरे मलबे में। और उसके लिए दुनिया की, जिस तरह से जनरल बीके सिंह ने भी कहा, जो दुनिया की सबसे हाईटेक मशीन है उसका इस्तेमाल किया गया है। बिल्कुल आपने सही सवाल पूछा कि आखिर में हो क्या रहा है। तो इस समय जो सबसे बड़ा अपडेट है वो अब इस समय दर्शकों को बताते हैं कि 3 पाइप उस मलबे में बिछाई जा चुकी हैं और यही सबसे बड़ा अपडेट है, यानी कि 18 मीटर की दूरी लगभग पाइप से तय की गई है। लेकिन अभी 60 से 70 मीटर की दूरी तय की जानी है और अगर इसी तरह से ऑपरेशन चलता रहा तो कल एक बड़ी खबर आ सकती है उस टनल से। तो ये टोटल जो मलबा है रामानुज, टोटल जो मलबा है रामानुज, ये 70-80 मीटर का है। आप उस टनल में एंट्री करेंगे तो 200 मीटर तक पूरी तरह से वो टनल खाली है, सुरक्षित है। 205 मीटर के आगे से वो मलबा ऊपर से गिरा हुआ है जिससे वो पूरी की तरह पूरा का पूरा टनल पैक है। और ये जो दूरी होगी 207 मीटर से लेकर के तकरीबन 260 और 70 मीटर तक है। इसके बाद से मजदूर वहां पर वो फंसे हुए हैं और जहां मजदूर वहां पूरी तरह टनल अभी खाली है। अच्छा रामानुज आप बता रहे हैं कि शुरुआत में 200 मीटर खाली है ये सुरंग। अब जब मलबा जहां पर मजदूर जिस साइड हैं वहां पर कितनी जगह है? रामानुज मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूं। रामानुज, जो जहां मजदूर हैं 40 मजदूर जो हैं वो कितने स्पेस में है, उनके पास कितना स्पेस है? आपको चूंकि कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम आती है, अगर आप हम सुन पाए तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि जो वो खाली है और अब ये कि उनके खाने पीने का जो इंतजाम है वो भी बता दें। इस तरह से अगर आप देखेंगे तो उनके लिए पाइप के थ्रू खाने की सामग्री भेजी जा रही है, साथ में उनको दवाएं भी भेजी जा रही हैं और उनको वॉकी टॉकी और पाइप के थ्रू बात भी की जाती है। वो पाइप है जिसमें पानी की सप्लाई होती थी, अब उनका ऑक्सीजन के लिए, दवाओं के लिए, सामग्री के लिए इस्तेमाल करने के लिए किया जा रहा है। तो अपडेट आपको यही बताते हैं कि अब उस मलबे में पाइप बिछाई जाएगी और उस पाइप में, इसको दूसरे अगर शब्दों में कहें तो टनल में एस्केप टनल पाइप की बनेगी और उस एस्केप टनल से मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। जी ठीक है रामानुज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये अमेरिकन मेड जो हॉरिजॉन्टल ड्राई ड्रिलिंग इक्विपमेंट विद ऑगर, ये जो ऑगर मशीन जिसे कहा जा रहा है, दुनिया की सबसे परिष्कृत मशीन जिसे कहा जा रहा है, उसके थ्रू ये पेनिट्रेट करने की कोशिश की जा रही है पाइप्स को। और जैसा कि रामानुज बता रहे हैं कि ये अभी 18-20 मीटर के आसपास जो है इनको अंदर एक जगह बनाकर उन पाइप्स को अंदर डालने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन अभी भी 70 के आसपास मीटर का सफर तय किया जाना बाकी है। तो स्लो एंड स्टेडिली आप कह सकते हैं कि इंच बाय इंच ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन आगे चल रहा है। स्थानीय पत्रकार प्रदीप रमाटा शुरुआत से हमारे साथ हैं इस मामले पर अपडेट के लिए, जरा उनका भी रुख करते हैं। प्रदीप, आपके पास क्या ताजा जानकारी है? इस समय जो ताज़ा जानकारी है, 7 बजे तक की जो जानकारी है, जो आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से अपडेट कराया गया है, उनका कहना यह है कि जो ऑगर मशीन वहां पे लगाई गई है वो अच्छे से काम कर रही है और अभी करीब 12 मीटर तक वो ड्रिलिंग कर चुकी है और जो उसमें पाइप जोड़े जा रहे हैं वो कंटिन्यू काम जारी है और उनका कहना है कि हम इसमें जरूर सफल होंगे। जी अच्छा, आज वीके सिंह आए, उनका बयान आया कि 2 दिन लगेंगे। जो डीजीपी साहब हैं वो कह रहे हैं कि 2 दिन लग सकता है, फिर कुछ और गड़बड़ हुई तो लग सकता है। कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि कुछ घंटों में ही हो जाएगा। आपका अनुभव क्या कह रहा है? आपकी जो बात हुई है ग्राउंड पर, आपको क्या समझ में आ रहा है, कितना टाइम लग सकता है?
जिस तरह से मशीन काम कर रही है और उस मशीन की स्पीड के हिसाब से उस मशीन की जो क्षमता है वो 1 घंटे में 5 मीटर के करीब है। वो एक घंटे में 5 मीटर के करीब वो ड्रिलिंग करेगी, तो उस हिसाब से आज रात तक तो रेस्क्यू संभव नहीं है। मुझे लगता है कि कल दिन तक या कल शाम तक कुछ हो सकता है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और बयान तो लगातार तरह तरह के बयान दे रहे हैं, जबकि वहाँ अब लोग स्थानीय स्तर पर भी लोग आक्रोशित होने लगे हैं और यहाँ विपक्ष भी अब इसमें राजनीति भी एंटर कर रही है। विपक्ष अब तक तो पूरी इस तरह से शांत था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है लोग इसमें जो है अब दखल देना शुरू कर दिया है लोगों ने। स्थानीय लोग भी वहाँ लगातार जमे हुए हैं और प्रशासन ने भी एक और चीज जो करी, अब तक मीडिया वहाँ पर आसानी से आ जा सक रहा था, लोगों को जो सूचनाएं थी वो सही तरह से आ जा रही थी, लेकिन अब वहाँ तक मीडिया के पहुँच पर भी रोक लगा दी गई है। मीडिया को भी काफी पहले रोक दिया गया है। जी अच्छा प्रदीप, लास्ट टाइम कब बात हुई है वॉकी टॉकी से या जिस भी माध्यम से अंदर, क्योंकि खबरें ये आ रही थी कि उनको थोड़ा सा उबकाइयाँ आ रही हैं, सरदर्द भी हो रहा है, उल्टी जैसा वो महसूस कर रहे हैं, उनकी सेहत के क्या अपडेट हैं? सेहत के हिसाब से जो प्रशासनिक या जो वहाँ रेस्क्यू का काम देख रहे हैं उनका अनुसार उनका कहना ये है कि सभी का स्वास्थ्य ठीक है, लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि उल्टी की शिकायत या सिर दर्द की शिकायत, इस तरह की शिकायतें उनको आई हैं और वहाँ दवाइयाँ भी भेजी गई हैं। तो अब स्थिति ये है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है, क्योंकि अंदर जिस तरह से लगातार आप एक बंद जगह में वहाँ जो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिलती है, जब किसी को हम एक बंद कमरे में कितने देर तक रह सकते हैं, तो वो तो एक गुफानुमा है जो बाहर तक से पूरी तरह से बंद है। तो लोगों को कहीं ना कहीं वहाँ उनको स्वास्थ्य की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि उनको सांस लेने में भी एकदम से सही से जो नेचुरल ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, उसकी वजह से भी दिक्कतें हैं। वहाँ दम घोटू स्थिति है, लगातार वो पानी के बीच में वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पानी है, मलबा है, तो दिक्कतें तो उनको कहीं ना कहीं है। और अब दूसरे राज्यों के जहाँ जहाँ के मजदूर फंसे हुए हैं, हिमाचल के मजदूर फंसे हैं, उड़ीसा के मजदूर फंसे हैं, उत्तराखंड के, तो सभी स्टेट के, उत्तर प्रदेश के हैं, सभी स्टेट के अधिकारी भी वहाँ पहुँचने लगे हैं। वो भी अपने अभी उड़ीसा के भी वहाँ अधिकारी पहुँचे हैं, उन्होंने अपने लोगों से वहाँ बात की, तो उनका कहना भी ये है कि सब लोग ये कह रहे हैं कि हम ठीक हैं अभी फिलहाल, लेकिन दवाइयाँ भेजने की बात बार बार सामने आ रही है कि उनको दवाइयाँ भेजी जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ दिक्कत है। एक आखिरी सवाल मेरा प्रदीप, अभी मैं रामानुज से थोड़ा स्थिति की समीक्षा कर रहा था, तो वो बता रहे थे कि शुरुआत का 200 मीटर तो खाली है, उसके बाद ये मलबा आ गया। अब जहां मजदूर हैं 40 मजदूर, उनके पास स्पेस कितना है, कितनी जगह है उनके पास जहां वो हैं फंसे हुए? नहीं, वहाँ पर पर्याप्त जगह है जिस जगह पर वो फंसे हैं, जितना एक टनल का जो आकार होता है पूरा, जिस जगह पर वो फंसे हैं वो पर्याप्त उनके पास जगह है। क्योंकि जो भूस्खलन हुआ है वो एंट्रेंस, जो टनल का एंट्रेंस है उसके 200 मीटर के आगे हुआ है भूस्खलन, जो बहुत बढ़िया, वो लोग उससे कुछ आगे हैं, तो वहाँ पर्याप्त जगह है। टोटल कितना खोद दिया था इस टनल को? ये टनल लगभग 500 मीटर और खोदी जानी थी, 4.5 किलोमीटर के करीब ये टनल है जो बड़कोट वहाँ फॉल गांव के पास सिलक्यारा से जानी है। तो इसमें लगभग 500 मीटर अभी खोदा जाना बाकी है। और इस बीच में कुछ और चीजें भी सामने आ रही है कि टनल की डीपीआर पे ही सवाल खड़े होने लगे हैं। हाँ, थोड़ा ये बताइए कि इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या सवाल उठ रहे, लोकल लेवल पे क्या सवाल उठ रहे हैं? लोकल लेवल पे भी, और एक चीज ये सामने आई थी कि जो कंसल्टेंसी, जो कंपनी थी जो इस कंपनी के लिए कंसल्टेंसी कर रही थी, उन्होंने ही डीपीआर पे सवाल खड़े किए हैं कि इसका डीपीआर सही से नहीं बना है। और आज भी एक बयान आया है कि डीपीआर को लेकर के भी जो सरकार ने जांच कमेटी एक गठित की है, वो डीपीआर को लेकर भी जांच कर रही है। और उसके अलावा तमाम और जो चीजें इसमें टेक्निकल जो चीजें हैं, जिस तरह से बनाया जाना था, टनल का स्ट्रक्चर होना था, उस पे भी सवाल खड़े हो रहे हैं, तो उसकी भी जांच अब शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप इस तमाम अपडेट के लिए आपका। मेरे साथ मेरे सहयोगी दीपक यादव भी हैं स्टूडियो में। दीपक, कुछ समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है? देखिए, रेस्क्यू पर तो किसी तरह के सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि हमारी जो टॉप एजेंसीज़ हैं वो इस रेस्क्यू में लगी हुई हैं, जी जान से लगी हैं। 200 से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो जो 40 ज़िंदगियाँ अंदर फंसी हुई हैं वो बाहर निकलें। जो सवाल उठ रहे हैं वो उठ रहे हैं कंस्ट्रक्शन पे, काम करने के तरीके पे, जैसे कि डीपीआर की बात अभी प्रदीप जी ने कही, उस पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं और हम भी बहुत सवाल हैं जो पूछ रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कोई भी टनल बनती है तो उसको आप या तो टीबीएम से बनाते हैं या फिर आप दूसरी तकनीक इस्तेमाल करते हैं। आप एक टनल का दौरा आपने किया भी था, मैं चाहूँगा हमारे दर्शक वो फुटेज भी देखें।
जो दीपक ने जब उसको शूट किया था। थोड़ा हम एक्सप्लेन भी कीजिए और वो फुटेज भी चलाइए जो दीपक शूट करके आए थे। अब जी बिल्कुल, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी कोई टनल बनती है तो उसका प्रोसेस ये होता है कि टीबीएम जिसे हम बोलते हैं, टनल बोरिंग मशीन, वो अपने मुहाने से टनल को खोदती जाती है और पीछे उसको प्री कास्ट कंक्रीट के जरिए, ब्लॉक्स के जरिए पक्का करते जाते हैं। यानी जैसे जैसे टनल मशीन टीबीएम आगे बढ़ती है वैसे वैसे पीछे की जो पूरी गुफा है, जो पूरी टनल है, वो पक्की होती जाती है। यानी पीछे किसी तरह का खतरा नहीं होता है। हाँ, आप जितना अंदर जाते हैं थोड़ा ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, उसके लिए सुविधाएं और वो की जाती हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं फुटेज में कि ये टीबीएम का मुहाना है और ये जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं जो नीचे आते हुए दिख रहे हैं, इसी तरह के ब्लॉक्स को, सीमेंटेड ब्लॉक्स को चारों तरफ लगाया जाता है, जिससे कि टनल पक्की होती है। हाँ, यानी कि एक तरफ खुदाई चल रही है और फिर उसकी पूरा सीमेंट से उसको पक्का भी किया जा रहा है। सीमेंट के ब्लॉक्स होते हैं, सॉलिड ब्लॉक्स होते हैं जो इंटरलॉक होते हैं एक दूसरे में और वो पूरी टनल को पक्का करते जाते हैं। यहाँ ये उत्तरकाशी वाली टनल में क्या हुआ? इसमें बताया ये जा रहा है कि जो शुरुआती हिस्सा है 230 मीटर, जिसके बाद जहां पर ये घटना हुई है उसके बाद शायद पक्का नहीं किया गया है। हम गंभीर मतलब पुख्ता तौर पे नहीं कह पा रहे हैं। हमने विजिट नहीं किया है, हमने उस मलबे के अंदर को देखा भी नहीं है। हम जहां तक देख पा रहे हैं वहां पर ही पक्का है और उसके आगे अगर पक्का नहीं है तो ये बहुत ही गड़बड़ है, क्योंकि 4 किलोमीटर तक अगर आप टनल खोद चुके हैं और उसके बाद ये घटना होती है तो ये कई सवाल खड़े करती है। क्योंकि अगर ये टीबीएम के जरिए बन रहा है तो वो पूरी जो टनल है वो पक्की हो जानी चाहिए थी। अगर इंटरलॉक ब्लॉक के जरिए वो पक्की हो गई है तो गिरने का सवाल नहीं उठता है। अगर ये गिर रही है तो जाहिर तौर पर शायद वहां पर कुछ कमी पेशी रह गई है, इसी वजह से गिरा है। तो कंस्ट्रक्शन में भारी कमियां हैं। मैं तो कहूंगा कि इस कंस्ट्रक्शन की जांच होनी चाहिए, गहरी जांच होनी चाहिए। टेक्निकल टीम को बाकायदा इससे एक बार सर्वे पूरा कराया जाना चाहिए कि जो कंस्ट्रक्शन किया जाना चाहिए क्या उस पैटर्न पे ये काम कर रहे थे। 40 मजदूर एक साथ वहां पर अंदर काम कर रहे हैं, किन कामों में उनको लगाया गया था, क्या उनके पास सबके पास ऑक्सीजन किट दी गई थी, क्या उनके पास सारे पुख्ता इंतजाम थे जो किए जाने थे। ये घटना ऐसी नहीं है कि अनएक्सपेक्टेड थी, हो गई, होती हैं इस तरह की घटनाएं और उसकी तैयारियां भी की जाती हैं। क्या वो तैयारियां थीं? ये सारी चीज़ें हैं जो हम सवाल उठा रहे हैं और उस पर जांच होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं, वो प्रदीप अभी खुद ही बता रहे थे कि जो कंसल्टेंसी कंपनी है जो उनके लिए, वो खुद कह रही है कि इनके डीपीआर में गड़बड़ी है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। अब आप पुख्ता तौर पर क्या है ये तो वक्त ही बताएगा, सरकार को ये तय करना है, जांच होगी। लेकिन आप जो कह रहे हैं मोटा मोटा, आप ये कह रहे हैं कि जब एक सुरंग बनती है तो खुदाई भी चलती है साथ में और साथ में उसको पक्का करने का काम भी चल रहा है। इस केस में हम ये देख रहे हैं जो थोड़ा सा सवाल उठते हैं कि इन्होंने 4 किलोमीटर लंबी सुरंग खोद दी और पक्का करने का काम अब हो रहा है बाहर से। तो ये तो एक तरह से आप न्योता दे रहे हैं, एक तरह से आप दावत दे रहे हैं कि वो कभी भी कोलैप्स कर सकती है और कोलैप्स हुई ही है। मैं तो इमेजिन कर पा रहा हूँ दीपक कि दिवाली की सुबह से वो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, उन्होंने सूरज नहीं देखा है, उन्होंने रोशनी नहीं देखी है। आप क्या खाना वहाँ पर भेज रहे हैं, वो कैसे वो खा रहे हैं, ठीक है हम अपनी तरफ से बेस्ट भेज रहे होंगे, हम दवाइयाँ भेज रहे हैं, हम पानी भेज रहे हैं, हम ऑक्सीजन भेज रहे हैं, लेकिन नेचुरल जो प्राकृतिक जो माहौल होता है वो उनको नहीं मिल रहा है। किस तरह से अंधेरे में रह रहे होंगे, अंधेरे में कैसे खा रहे होंगे, उनकी जो मलमूत्र है वो किस तरह से वहाँ पर वो कर रहे होंगे, उस माहौल में रहना ये अपने आप में बड़ा विचित्र है दीपक। और हम लोग तो दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उन लोगों को निकाला जाए। शासन प्रशासन लगा हुआ है, इसे और मुस्तैदी से लगने की ज़रूरत है और एक्सपर्ट को जहाँ पर लाने की ज़रूरत है लाया जा रहा है। लेकिन उम्मीद और हमारी आशा और प्रार्थना यही है कि उनको जल्दी से बाहर निकाला जाए। बिल्कुल, और रेस्क्यू टीम के साथ हम लोग भी हैं, पूरा देश है जो रेस्क्यू में वहाँ पर काम में लोग लगे हैं, लेकिन सबक भी लेने बहुत ज़रूरी हैं। अभी तो पहली प्राथमिकता यही है कि मज़दूरों को बाहर कैसे निकाला जाए, लेकिन इसके बाद सवालों का जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। ये किस तरह से कंस्ट्रक्शन हो रहा था, क्योंकि जो पूरा 4 धाम जो प्रोजेक्ट के तहत जो वहाँ पर रेलवे लाइन्स बिछाई जा रही हैं, उसका 70-75% टनल के थ्रू ही है, अंडरग्राउंड ही है। तो ये पूरा जाल बिछाया जा रहा है उत्तराखंड में, और एक टनल में अगर ऐसी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो ये संवेदनशीलता बाकी टनल्स के लिए भी हो सकती है। इसलिए क्या हो रहा है इस पर बहुत काम करना ज़रूरी है। दूसरा, इतने दिन हो गए, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आप चला रहे हैं, रेस्क्यू को 5 दिन हो गए और अभी तक कामयाबी हाथ नहीं लगी, तो ये लेट लतीफ़ी भी कुछ ना कुछ सवाल खड़े करते हैं। आप कभी स्विट्ज़रलैंड की बात करते हैं, वहाँ कंसल्ट करेंगे, कभी थाईलैंड की बात कर रहे हैं। कीजिए, पूरी दुनिया से बेस्ट लोगों को लाइए, बेस्ट मशीन्स लेकर आइए, लेकिन किसी न किसी रूप से जल्द इन मज़दूरों को निकालिए।
एक और चीज दीपक कि मीडिया को क्यों रोका गया है? मीडिया को तो इस समय सबसे ज्यादा वहां पर होने की जरूरत है। आपको याद होगा प्रिंस एक बार जब बोरवेल में गिरा था 2005 किस तरह की कवरेज हुई थी, और उसके बाद जब वो बाहर आया है तो किस तरह से सेलिब्रेट किया गया था। आज हमारे मीडिया वालों को तो वहां और लेकर जाना चाहिए, दिखाना चाहिए कि रेस्क्यू किस तरह से चल रहा है। हम कहते हैं आप एक निश्चित स्थान पर रखिए, पल पल की अपडेट दीजिए, बुलेटिन जारी करिए, लेकिन उनको रोकिए मत। वहां पर पहुंचने से अगर आप रोकेंगे तो सवालिया निशान और खड़े होंगे कि क्यों आप मीडिया से चीजों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइज तरीके से आप मीडिया को ले जाइए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कई गैर जिम्मेदारी भरी चीज़ें देखी गई हैं मीडिया की ओर से भी, कुछ मीडिया कर्मियों की ओर से, लेकिन उसको आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइज्ड वे में उनको ले जाइए। आप सही सूचनाएं लोगों तक आनी बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए हमारी दरख्वास्त यही होगी कि सही सूचना आए, सही वक्त में आए, और पहली प्राथमिकता यही हो कि कैसे इन मज़दूरों को जल्द से जल्द निकाला जाए। और जब ये रेस्क्यू हो जाए उसके बाद हमारे सवाल तो जारी रहेंगे ही, इन सवालों के जवाब भी हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द मिलें।